हेलो, माई सेल्फ रितु दुबे। आई विल बी टेकिंग योर मैथ्स क्लासेस एट अरित्रा ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहली बात हम करें कि मैथ्स इज़ वेरी इजी। आई विल हेल्प यू टू मेक इट ईजी, है ना। यदि आपको मैथ्स से डर लगता है तो भी आप यहाँ पर मैथ्स को इंजॉय करेंगे। कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम बात करें कि इस साल आप मैथ्स में पढ़ेंगे क्या क्या, व्हाट इज़ योर सिलेबस। तो सिलेबस में आपका है नंबर सिस्टम। आपको पता है हर साल सबसे पहले चैप्टर्स नंबर के ही होते हैं, वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो। आपका 8th में रेशनल नंबर था, इस साल हम नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ अलजेब्रा। अलजेब्रा वही जो आपने 8th में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, थोड़ा सा वो, थोड़ा एडवांस। फिर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के नाम से आपने 8th क्लास में पढ़ा था, उसका नाम यहाँ पर हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और फिर है आपका ज्योमेट्री। ये इस साल ज्योमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी इट कैरीज 28 मार्क्स आउट ऑफ 80। फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है आपका, 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम्स के होते हैं। तो 28 मार्क्स में आपके 7 चैप्टर्स आर देयर। तो ये भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं बेटा वो 7th क्लास के हैं। लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस, और 8th में जो आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था वो भी आपको यहाँ पर काम आएगा। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी आपने पढ़ा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपने 8th में क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर पढ़ा। इस साल आपका थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। इस साल आप स्फेयर, कोन एंड हेमिस्फेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स इज बेसिकली डेटा हैंडलिंग। जो चैप्टर आप डेटा हैंडलिंग के नाम से पढ़ते थे उसी का नाम स्टैटिस्टिक्स हो जाता है 9th-10th में। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं। अब इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इट कैरीज 8 नंबर का वेटेज है। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल, रेशनल नंबर्स, उनका कॉम्बिनेशन इज नोन एज रियल नंबर्स। नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है √2, √3, और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। और इसमें आपका एनसीईआरटी के बाहर आपको बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने सिर्फ बेसिक्स दे रखे हैं। ऐसा है जैसे आपको ABCD सिखा दी और अब एग्ज़ाम में पेपर दे दिया पढ़ने के लिए, कि आपको बुक पकड़ा दी पढ़ने के लिए। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप इस चैप्टर के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बट डोंट वरी, यदि आप अरिथराइट हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सब तरह के क्वेश्चंस करवा दूंगी, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका पोलिनोमियल्स। इसका अलजेब्रा जो है, इसका वेटेज है 17 मार्क्स। इसमें आपके 2 चैप्टर है, एक है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन आप 6th, 7th, 8th में भी पढ़े हैं, बट दैट वाज इन 1 वेरिएबल, एंड यू नो वेरी वेल दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. So that work becomes very easy in class 9th because you have 2 variables, x and y, या y and z, या x and z, any 2 variables. Generally we take them as x and y. तो आपका बहुत ईजी हो गया। और लीनियर इक्वेशन में इस साल आपको कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, दे जस्ट टीच यू हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन और ग्राफ बनाना। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत कम है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ईजी हो गया है बेटा। बट द डिफिकल्टी लेवल इज देयर इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्यों है? बिकॉज देर आर लॉट ऑफ आइडेंटिटीज़। जो आपने 8th में पढ़ी उसके अलावा ये इतनी सारी आइडेंटिटीज़ आएंगी, तो आपको आइडेंटिटीज़ पहली बात तो लर्न करनी पड़ेगी। दूसरी बात हाउ टू यूज़ देम, उनको सब्सटीट्यूट कैसे करना, या फैक्टराइज करना है तो कैसे करना, फैक्टराइजेशन खूब आएगा। और ये सब चीज़ें आपको 10th में भी काम आएंगी। तो आप पोलिनोमियल्स को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आपको प्रॉब्लम लगती है तो भी आपको प्रैक्टिस करेंगे, आप बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे, आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, साथ में करें, आपको सब आराम से आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में नहीं होगी, बस आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेगी, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा आसान चैप्टर है ये भी। इसमें आपका बहुत सारा तो 8th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, लॉन्ग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल है, एक्सप्रेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो बहुत सारा पोर्शन बड़ा आसान है। थोड़ा सा पोर्शन आइडेंटिटीज़ वाला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बच्चों को लगता है, बट यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको भी बड़ा मज़ेदार लगेगा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ अगेन सेम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इसकी यूटिलिटी क्या है? ये 10th क्लास में भी आपका चैप्टर आएगा, तभी ज़्यादा डिटेल में आएगा। और हम जब लाइंस, अभी हमने लीनियर इक्वेशन की बात की, लीनियर इक्वेशन में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज होना, कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है यदि, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। द पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ x एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैप्टर में मिलेगी। तो ये बड़ा आसान है और इसमें 4 नंबर लेना बहुत ही ईजी है।
इसमें भी आपको एनसीईआरटी के अलावा थोड़ी अलग से चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे मिरर इमेज रिफ्लेक्शन। यदि पॉइंट यहाँ है, इसका रिफ्लेक्शन हमने एक्स एक्सिस के अलाउंग देखा तो यहाँ आ जाएगा, वाई एक्सिस के अलाउंग देखा यहाँ आ जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना वो सब हम यहाँ पर क्लास में करेंगे। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्री विच कैरीज 28 मार्क्स। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री ये असेसमेंट के लिए नहीं है, तो ये तो अभी हमें पढ़ना ही नहीं होता है। हाँ, ये हट गया आपका। फिर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स, दिस इज सेम एज 7th क्लास। और आपका पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है ना। तो इस साल प्रूव करने के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, उसमें स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, वो सारा हम आपको डेली क्लास में सिखाएंगे कि कैसे करना है। ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस है, तो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में आपने ना 7th में RHS क्राइटेरिया और ASA नहीं पढ़ा था, है ना। आपने SSS SAS पढ़ा था और ASA और RHS नहीं पढ़ा था आई थिंक, तो वो 2 कॉन्सेप्ट और आपके यहाँ पर आ जाएंगे और AAS भी आ जाएगा। तो देयर आर 5 क्राइटेरियाज, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राइंगल की इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपने 8th में क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था, तो क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि रोम्बस कब होता है, रेक्टेंगल कब होता है, उस सब पे बेस्ड क्वेश्चन हमको इस साल प्रूव करने के हैं। तो इसमें हमें सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल टिप पे होना बहुत ज़रूरी है। और चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल है बेटा, बट यूज सारा ट्राइंगल्स होता है। टू प्रूव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू विल बी यूजिंग ओनली ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल। हाँ, आपका नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिव्यू, कंसेप्ट ऑफ एरिया, रिकॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपका यह है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स नाम से चैप्टर, ठीक है। तो इसमें आपका अगेन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी काम आती है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी बहुत इजी है, टफ नहीं है, इसका बड़ा इजी सा कंसेप्ट होता है और सब क्वेश्चन में सेम स्टेटमेंट लगते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन दिस। नेक्स्ट इज सर्कल्स। तो सर्कल में इस साल हम क्या पढ़ेंगे, सेक्टर, सेगमेंट। आपका यदि हमने ऐसे लाइन बना दी, यदि हमने इसमें एक लाइन ऐसे कॉर्ड ड्रॉ कर दी तो दिस इज़ अ सेगमेंट, दिस इज़ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। यदि हमने सेंटर से 2 रेडियस ज्वाइन कर दी तो ये आपकी, ये आर्क ऑफ द सर्कल, ये दोनों से आपकी रेडियस, तो ये बना सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो उस पर बेस बड़े सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे। तो सर्कल्स थोड़ा सा हर साल बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थ्योरम्स, पर यदि आप उसको समझ करके अप्लाई करेंगे और क्लास में ध्यान देंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा सर्कल्स के क्वेश्चन करने में। इट्स नॉट बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ा आता है करने में, है ना। कि जब थ्योरम्स अप्लाई होते हैं ना, तो इसमें भी आपका ट्राइंगल्स ही लगेगा। तो ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ट्राइंगल्स में भी काम आएगा, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी काम आएगा, क्वाड्रिलेटरल में भी काम आएगा और सर्कल्स में भी काम आएगा, और 10th क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस में काम आएगा। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का भी जो कंसेप्ट है, अब इस साल हमको क्या करना है, एंगल्स बनाना है और हमें सम बेस दे दिया, बेस एंगल दे दिया, सम ऑफ 2 साइड्स या डिफरेंस ऑफ 2 साइड दे दिया और ट्राइंगल बनाना है। तो यहाँ भी कंसेप्ट अगेन ट्राइंगल्स का यूज़ होता है जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप समझ जाओ ट्राइंगल्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल मिला के ये 7 में से एक चैप्टर हट चुका है, तो 6 चैप्टर्स बिलोंग्स टू ज्योमेट्री। तो आपको पता चल चुका होगा कि आउट ऑफ 15, एक्चुअली एक कम कर दें, 14 चैप्टर में से 6 चैप्टर्स बिलोंग्स टू ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज दिस ईयर। तो उसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम स्टेटमेंट ढंग से नहीं लिखेंगे तो हम मार्क्स लूज़ करेंगे। तो विल टीच यू एवरीथिंग कि हाँ, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनाना, सब काम करना है ना। तो ये सब आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। हाँ, मेंसुरेशन हर साल ही आता है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से। तो मेंसुरेशन में आपका क्या है, आपका एक तो हेरॉन्स फार्मूला है। तो यदि आपके पास यदि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है देन यू कैन कैलकुलेट एरिया यूजिंग फार्मूला फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ़ यू हैव अ राइट ट्राइंगल यू कैन कैलकुलेट हाफ बेस इनटू हाइट से, है ना। पर यदि आपके पास एक ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी सारी साइड्स अलग हैं, तो हम इसका एरिया किससे कैलकुलेट करते हैं, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला विच इज़ बेस्ड ऑन द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड, सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। और फिर फार्मूला आपका आ जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, पर यहाँ पे आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बहुत एप्लीकेशन होती है। जो आपने 8th में स्क्वायर्स पढ़े थे वो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालने में, इसमें बहुत ईजी कंसेप्ट है, बट जनरली बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, वो कैलकुलेशंस में आती है। तो वो मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे उसको ईजी कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, ओके। नेक्स्ट इज स्टेट्स। अच्छा, हमने उसकी बात नहीं की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर्स, हेमीस्फेयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। तो आपने ये स्फेयर नहीं पढ़ा, इसको हाफ कर दोगे तो यू विल गेट अ हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर है, कोन है, आइसक्रीम वाला कोन। तो
तो ये सब चीज़ें हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, तो और बड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू 8th 9th के क्वेश्चन बहुत ईजी है, सीधे सीधे फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, आपको वैल्यूज़ दिए, फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाता है। तो फॉर्मूले याद करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैट्स में आपका स्टैट्स इज बेटा डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में आप जो करते थे वही है, बस इस साल मीन मोड मीडियन है, बड़े इजी क्वेश्चन है। आपका बार ग्राफ है, पाई चार्ट नहीं है। स्टेट्स में आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम मतलब जो आपके बार्स एकदम ऐसे बनते हैं ना चिपक के, दे आर नोन एज हिस्टोग्राम। और इसके मिड पॉइंट को लेकर के यदि हम ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन से तो ये जो शेप बनता है दिस इज़ नोन एज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो हमको ये फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाने को, आप क्रिकेट मैच देखते होगे तो आप देखते होगे ना उनका स्कोर कंपेयर करते हैं दोनों टीम का कि उनका फॉल ऑफ विकेट या उनके रन्स कितने ओवर में ऐसे थे, तो वो स्ट्रेट लाइन्स दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है बड़ा आसान चैप्टर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और सारे आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको सीधे सीधे दे देते हैं कि इतनी बार 400 बार डाइस थ्रो किया, उसमें ये कॉम्बिनेशन आया है, कॉइन को टॉस किया 1000 बार, इतनी बार हेड आया, इतनी बार टेल आया। अब आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी एक हेड आए या टेल आए, तो सिंपली हमको काउंट करके दिया होता है, सीधे टेबल में से लिखना होता है। तो प्रोबेबिलिटी 9th का बहुत ईजी है। पर ये सब चैप्टर आप 10th में भी पढ़ेंगे बहुत सारे, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। अब आपकी एग्जाम में जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस होती है वो क्या होती है कि आपके रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट पे 43 मार्क्स का पेपर आएगा, विच इज़ 54% ऑफ 80 मार्क्स। फिर आपका अप्लाई, आप कंडीशंस में उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं उस पर बेस 19 मार्क्स है। एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना, इवेल्युएट करना और क्रिएट करना, तो टोटल मिला के ये 18 मार्क्स है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारी रोज की क्लास पे बेस्ड है, और इसका भी हाफ पोर्शन आप समझे 10 मार्क्स का, तो 62 72 मार्क्स जो पेपर है वो आपका डेली क्लासेस पे बेस्ड होता है। ये 8 मार्क्स ये है कि यदि आपने उस दिन अप्लाई किया 8 मार्क्स भी उसी में से आएगा, बट द थिंग इज़ आप उसको भूल नहीं जाए, है ना। तो यहाँ से पढ़े हुए के अलावा आपका पेपर कभी भी बाहर से जाएगा ही नहीं, क्योंकि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बैंक्स विच इज़ बेस्ड ऑन, ये हमारा 12th बैच है। तो 11 ईयर्स के जो स्कूल्स पेपर होते हैं, और पहले 9th में भी ऐसे ऐसे 2 में बोर्ड से पेपर्स आते थे बहुत पहले, वो पेपर्स भी हमारे पास है। तो वो सब क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में समराइज कर देते हैं। तो हम सारे टेस्ट पेपर्स जो आपके होते हैं वो उसी में से लेते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं हम उस पर फोकस रखते हैं कि एग्जाम में इस पर क्या क्वेश्चन आता है। तो मेरे क्वेश्चन बैंक बेटा इतने वाइड हो चुके हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि उसके बाहर किसी का पेपर जाता ही नहीं है, तो अब मुझे नए क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तो यदि आप, और आपका पता है कि आपको 20 मार्क्स आर फॉर इंटरनल असेसमेंट, पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, ये भी आपका इसी में से मिलेगा आपको, जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे 10 मार्क्स। पोर्टफोलियो के मार्क्स में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, वो आपको बनाना है। और लैब प्रैक्टिकल, लैब एक्टिविटी जो आपको करना है वो भी आपके हाथ में। तो ये 10 मार्क्स के अलावा बाकी पूरे 90 मार्क्स में आई विल हेल्प यू कि हाउ टू डू दिस। हाँ, ये बात आप ध्यान रखो कि 90 नंबर में मैं पूरी आपकी 100% हेल्प करूँगी। और अब मैं आपको ये बता दूँ कि बिकॉज अब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें। तो बेटा मैथ्स पढ़ने का एक तरीका है, वो क्या है कि आप वीडियो, पहली बात तो कहीं शांत जगह पर बैठ करके देखें, ये नहीं कि टीवी चल रहा है उसके सामने आप क्लास लगा करके बैठ गए। हाँ, ये ऐसे पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए आपको एक सिंसियरिटी के साथ बैठना पड़ता है, कॉपी पेन लेकर के बैठें। आप ऐसी जगह पे बैठें जहाँ टीवी नहीं चल रहा हो, कोई बात नहीं कर रहा हो। और दूसरी बात ये नहीं कि हम अपने रूम में रूम बंद करके बैठ गए कि मम्मी मैं क्लास देख रही हूँ आप आना मत, और फेसबुक लगा के या इंस्टाग्राम लगा के बैठ गए। दैट विल नॉट हेल्प यू। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड इन मैथ्स, यू वांट टू एंजॉय मैथ्स, तो आपको मैथ्स करना पड़ेगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, बिना प्रैक्टिस किए उसमें यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स, ये आप समझते हैं, है ना। अब आप 9th में आ गए, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं होता। और मैथ्स में दूसरी बात क्या है कि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा या एक कंसेप्ट नहीं पढ़ा, आप आगे का पढ़ें तो आप समझ जाएंगे, बट मैथ्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आप देखो, आपको इंटीजर्स नाम से कोई चैप्टर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, हाँ, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, पर हमारे सारे चैप्टर्स में वो सब कंसेप्ट यूज़ होते हैं। बहुत सारे मार्क्स जो बच्चे लूज़ करते हैं वो बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, इंटीजर्स का गड़बड़ कर दी, इक्वेशन को इधर उधर ट्रांसपोज करने में साइन की मिस्टेक कर दी, इक्वल टू के उधर ले गए डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर में जाने की बजाय डिनोमिनेटर में कर दिया, गलत कैंसिल कर दिया, बहुत सारी मिस्टेक्स है। हमारा क्या है कि हमारे हर उसमें मंथ में 4 टेस्ट होते थे, तो 11 ईयर्स में मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, इतने टेस्ट हम कॉपी चेक करते हैं। तो हमको क्या होता है, हर बच्चे की कॉपी से पता चल जाता है कि कहाँ क्या गलती हो रही है। जो अच्छे बच्चे हैं वो भी क्या गलती कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं,
वो भी मिस्टेक्स करते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो भी मिस्टेक करते हैं, तो हमें सबका फीडबैक मिल जाता है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसको अपने पढ़ाने में इंक्लूड कर देते हैं आपकी कॉपी के बेसिस पे कि बेटा ये गलती होती है। व्हेन आई टीच यू आई विल टेल यू इन एवरी क्वेश्चन कि कहाँ पे आपका डार्क जोन है, कहाँ पे आपका ग्रे एरिया है कि आप यहाँ पे मिस्टेक कमिट कर सकते हो। तो आई विल टेल यू वाइल स्टार्टिंग द चैप्टर, हर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी है, इवन 0.1%, आई विल टेल यू कि बेटा यहाँ गलती होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो ध्यान किसको रखना है? आपको ध्यान रखना है। यदि आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सीरियसली बैठना है। और दूसरा काम ये करना है कि जब आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर जैसे ही हमने अगला क्वेश्चन लिखा तो आप वीडियो पॉज कर दो। क्लास में आपके पास, ऑफलाइन क्लास में ये फैसिलिटी नहीं है कि आप मुझे चुप कर दो, पर ऑनलाइन क्लास में आपके पास फैसिलिटी है कि आप मेरा वीडियो पॉज कर दो, अपने आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप प्ले करके देखो कि मैंने क्या कराया, आपने क्या किया। यू कैन कंपेयर बोथ द थिंग्स। यदि आपका करेक्ट है, मेथड जो मैंने बताई वैसे ही आपने किया है या आपने उससे भी शॉर्ट कर लिया, तो दैट्स गुड थिंग। यदि आपने ज़्यादा देर लगा के आंसर निकाला है, टाइम आपको ज़्यादा लगा, मैंने जल्दी बता दिया, मैंने उसमें कुछ ट्रिक्स बताई, तो फॉलो देम, है ना। मैंने आपको उसमें वो कुछ ये भी बताया होगा कि कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, तो वो बातें भी आप ध्यान रखें, है ना। तो आप इस तरह से यदि मैथ्स करेंगे तो मैथ्स में आपको मज़ा भी आएगा और आपके मार्क्स भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, स्कूल में भी आएंगे। मैथ सिंपल प्रैक्टिस का कंसेप्ट है ना। तो हम प्रैक्टिस इस तरह से करें। और यदि आपको मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाती हूँ, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पूरा एंड तक, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या गलती हो सकती है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और बेटा क्या है कि अब आपको पता है कि पिछले साल 32 क्वेश्चंस 1 मार्क के थे, बाकी 3 मार्क, 2 मार्क, 5 मार्क। तो हर क्वेश्चन हमारा, कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, वही क्वेश्चन हमारा 2, 3, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। यदि कंसेप्चुअली हम सीधे उसकी अप्लीकेशन कर दें तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, और यदि हमको पूरा स्टेटमेंट लिख करके लिखना है तो वो 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो हमको हर क्वेश्चन को 2 तरह से करना ज़रूरी है। एक तो शॉर्ट में कि हम कुछ स्टेप्स छोड़ के जल्दी से आंसर निकालें, क्योंकि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें आपको या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, उसमें आंसर इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपको पूरी स्टेप्स लिखनी है, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर उन सब चीज़ों के मार्क्स हैं। तो वो सब हम आपको सिखाते हैं कि आप क्या ध्यान रखो। जब आपको कम मार्क्स में क्वेश्चन करना है तो क्या स्टेप्स छोड़ो, ज़्यादा नंबर के लिए सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो क्या स्टेप्स ऐड करो, है ना। ये थ्रू आउट द सेशन आपको ये टीचिंग चलेगी, बस फॉलो करना आपका काम है। आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना अच्छा है। अभी आपने पढ़ना शुरू किया है ना, अभी आप पढ़ना शुरू करेंगे, किया भी नहीं है तो आपने कोई गलती नहीं की। जब आप शुरू करोगे तभी आप गलती करोगे, जब हम चलेंगे तभी गिरेंगे, हम चले नहीं तो गिरेंगे कैसे, है ना। तो हमें खुद गिरना ज़रूरी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं हर जगह कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पे गिर सकते हो, कहाँ प्रोबेबिलिटी है, कहाँ ऑरेंज जोन है, कहाँ रेड जोन है। तो बी केयरफुल। तो आप यदि वो सारी बातें फॉलो करेंगे तो आप वो मिस्टेक्स कमिट नहीं करोगे, तो आपके फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पर यदि आप सुन लिया आपने और आपने वही मिस्टेक्स कमिट की, जो मैं हर साल देखती हूँ, कुछ बच्चे 100% फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुनते तो हैं बट वही मिस्टेक करते हैं। जैसे बोला कि स्टेप डेविएशन मेथड से करो मीन, वो करेंगे डायरेक्ट मेथड, दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम, दे विल टेक, कैलकुलेशन का टाइम बढ़ा, फिर मिस्टेक हो गई, आंसर गलत हो गया, नंबर कट गए। आपको इजी तरीका बताया गया पर आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको 9th में वो आता था तो आप 10th में भी वही कर रहे हो। या आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कॉम्बिनेशंस है, तो किस तरह से उसको ईजी करना, कैलकुलेशंस कैसे ईजीली परफॉर्म की जाए, वो मैं हमेशा सिखाती हूँ। हर क्लास में जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है दैट विल बी टॉट टू यू, बट टू फॉलो दोज थिंग इज़ इन योर हैंड। तो आप उस चीज़ को फॉलो करें। खुद गलती करके सीखेंगे तो लाइफ बहुत छोटी है, तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर। तीसरी चीज़, इस ऑनलाइन क्लास का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो शायद आपने भी महसूस किया होगा, हमारी वाली का, जूम क्लास में नहीं। जूम क्लास में वो नहीं हो पाता। ऑनलाइन क्लास में क्या एडवांटेज है, जैसे हम यदि रेगुलर क्लास में बैठते हैं, मैंने कोई क्वेश्चन दिया, बहुत सारे बच्चे उसका, यदि 10 बच्चे हैं तो उसमें से 2-3 बच्चे तो आंसर दे देते हैं कि ये आएगा जल्दी से करके। अब वो बच्चे, वो 6-7 बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं कि अब इसने तो आंसर दे दिया, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो इसको, है ना। हमारी ज़ील ख़त्म हो जाती है क्वेश्चन करने की। जिसको, जो नहीं कर पाते, जो कर लेते हैं वो तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, पर जो नहीं कर पाते हैं या जिसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कभी आपका ध्यान नहीं था, आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, है ना, तो आप फिर वो करोगे ही नहीं क्वेश्चन, और फिर वो बाद में आपके लिए, फिर 1 वीक बाद आपको पता चलेगा तो मुझे आ ही नहीं रहा, भूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आपके पास ये एडवांटेज है कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है,
देयर इज़ नो वन इंटरप्टिंग मी इन बिटवीन कि मैम ये आंसर आएगा या ये होगा, है ना, देयर इज़ नो वन इंटरप्टिंग मी। तो मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से एंड तक आराम से बिना डिस्टर्बेंस पढ़ाऊँगी। तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं आपके अलावा। यदि आप खुद डिस्टर्ब ना हो तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। आप आराम से वीडियो देखो, पॉज करके खुद क्वेश्चन करो और देखो। और उसमें भी यदि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आप कर रहे हो और आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया, फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैंने यदि क्वेश्चन बैंक दिए तो उसका क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज दो कि मैम मुझे ये नहीं आया। मैं या तो आपको सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप कर दूँगी, है ना, या मैं नेक्स्ट क्लास में उस कंसेप्ट पे और 4 क्वेश्चन करा दूँगी। एक से क्लियर नहीं हुआ, 4 से क्लियर होगा, है ना। तरीके बहुत सारे हैं बेटा, बट टू यूज़ देम इज़ इन योर हैंड। तो ऑनलाइन टीचिंग इज़ वेरी गुड फॉर सम थिंग्स कि जैसे अब आपका आने जाने का टाइम बर्बाद नहीं होता। आप घर से स्कूल से आते थे, फिर आप क्या होता था कि थोड़ी देर, अभी तो मुझे कोचिंग जाना है, खाना वाना खा के ड्रेस चेंज करके बैठे हैं, अब हम कोचिंग से पढ़ के आए हैं तो अभी हम थोड़ी देर नहीं पढ़ेंगे, तो इट यूज़ टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आपका वो सब टाइम भी सेव हो रहा है, ना आने का, ना जाने का, ना ड्रेस चेंज करने का चक्कर ही नहीं। आप घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, स्कूल की क्लास भी घर में हो रही है, कोचिंग की क्लास भी घर में हो रही है। तो ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज सिर्फ एक है कि जो हमारा क्लास में होता था कि जैसे कि बच्चे आंसर देते हैं, वो कुछ लोगों के लिए मोटिवेटिंग होता था कि मैं भी दूँ, है ना। तो वो बस एक जो आपकी एक वो आती है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो थोड़ी सी मिसिंग मुझे लगती है, बट वो भी आप अपनी बनाए रख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलरली टेस्ट होते हैं। तो जब टेस्ट होगा तो आपके सबके रिजल्ट्स आपको भेजे जाएंगे, तो आप उसमें देखो कि यू शुड बी ऑन द टॉप, ट्राई टू बी ऑन द टॉप। हाँ, और यहाँ पे करोगे तो स्कूल में अपने आप करोगे क्योंकि आप स्कूल से हमेशा आगे रहोगे, ये बात ध्यान रखो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो हैप्पी लर्निंग डिजिटली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।